आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, जिसको हम पैरासिम्पैथोलाइटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये पैरासिम्पैथी के अगेंस्ट काम करते हैं। तो जो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है, इसमें मेनली 3 कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स आते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसका नाम है मस्कारिनिक एंटागोनिस्ट। जो सेकंड कैटेगरी है उसका नाम है निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, एंड द थर्ड कैटेगरी इज एसिटाइल कोलिन स्टीरेज रीजेनरेटेड। ठीक है। अब जो मस्कारिनिक एंटागोनिस्ट है वो मस्कारिनिक रिसेप्टर बाइंड करके एसिटाइल कोलिन को वहां से रिप्लेस करा देता है। तो उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाते हैं ये देखते हैं। पायरेनजेपिन, जो कि M1 को स्पेशली टारगेट करता है, M1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है। उसके बाद जो है डैरिफिनासिन, जो कि M3 सेलेक्टिव है। उसके बाद स्कोपोलामिन, देन जो है एट्रोपिन, इपराट्रोपियम, टायट्रोपियम, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं। इसके बाद निकोटिनिक एंटागोनिस्ट जो है वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है निकोटिनिक रिसेप्टर्स ऑन न्यूरॉन्स या फिर गैंग्लिया में, जिसको हम कहते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर्स। और सेकेंड कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं NM ब्लॉकर्स, जिसको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी कहते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि NN ब्लॉकर्स में कौन कौन सी ड्रग्स आ जाते हैं, NM ब्लॉकर्स में कौन कौन सी ड्रग्स आ जाते हैं। तो NN ब्लॉकर्स में सबसे पहले निकोटिन खुद आ जाता है। इसके बाद हेक्सामिथोनियम आ जाता है। इसके बाद जो आ जाते हैं वैरेनिक्लिन, ट्राइमिथोफैन, एंड एक और आ जाता है जिसका नाम है मेकाइलामिन। ठीक है। इसके बाद जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी बस इसके नाम याद करते हैं। इसका नाम है, सबसे जो कॉमन है वो है सक्सिनाइल कोलिन, और रोकुरोनियम, वैनकुरोनियम, पैनकुरोनियम, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। इसके बाद जो एसिटाइल कोलिन स्टीरेज रीजेनरेटर्स हैं, इसमें आ जाते हैं ऑक्साइन कैटेगरी के ड्रग्स, जिसमें PAM2 प्रेलिडोक्साइन आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एट्रोपिन के बारे में, पढ़ते हैं डिटेल। एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन मस्कारिनिक एंटागोनिस्ट है। ये एक नॉन सेलेक्टिव मस्कारिनिक एंटागोनिस्ट है। इतना ही नहीं, इसको ये एक्चुअली इनवर्स एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट है मस्कारिनिक रिसेप्टर पे। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं इसके एक्शंस के बारे में। एक्शंस के बारे में कौन कौन क्या क्या काम करता है एट्रोपिन। एट्रोपिन की सबसे पहले एक्शन हम पढ़ते हैं आइज पे। आइज पे ये 3 काम करता है। सबसे पहला काम करता है माइडियासिस, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। दूसरा काम ये जो करता है वो अनरेस्पॉन्सिवनेस टू लाइट।
अनरिस्पॉन्सिवनेस टू लाइट, मतलब लाइट रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है। और तीसरा जो काम करता है साइक्लोप्लेजिया कराता है, सिलियरी मसल पैरालाइज हो जाता है, जिसके वजह से नियर वियर को अकोमोडेट नहीं कर पाता। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं हार्ट पे इसका इफेक्ट्स। तो हार्ट पे इसका डुअल इफेक्ट है, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा। ये चेक करें, ये एक है नर्व टर्मिनल्स जो कि कार्डियक मायोसाइट के पास टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, ये कार्डियक मायोसाइट्स है। अब कार्डियक मायोसाइट्स पे मैंने पहले बताया था कि M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और नर्व टर्मिनल्स के खुद के पास एक M1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब हम एट्रोपिन एंटागोनिस्ट एट्रोपिन देते हैं लो डोज में, जब हम देते हैं ये लो डोज में, तो लो डोज में ये क्या करता है, लो डोज में ये ब्लॉक करता है M1 रिसेप्टर को। लो डोज में M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। M1 रिसेप्टर एक्चुअली क्या कर रहा था, नॉर्मली जो एसिटाइलकोलिन का जो वेसिकल था उसके रिलीज को इनहिबिट कर रहा होता है। नॉर्मल काम है कि इनहिबिट करना M1 का। अब तो एट्रोपिन M1 को ब्लॉक कर दिया, तो एट्रोपिन क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन की रिलीज को बढ़ा देगा। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन की रिलीज बढ़ गया, जिसके वजह से हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो लो डोज में हार्ट रेट कम हो गया। अगर हम देते हैं उसको हाई डोज, हाई डोज में क्या होगा कि हाई डोज में ये M2 को ब्लॉक करेगा। हाई डोज में M2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा और M2 क्या कराता था, हार्ट रेट को कम कराता था। तो M2 तो ब्लॉक हो रहा है ना, तो इसमें क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, हार्ट पे इसका ये इफेक्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं जीआईटी पे। जीआईटी पर जो है एट्रोपिन का क्या काम है, एट्रोपिन को हम एंटी स्पाज्मोटिक डिसऑर्डर्स ऑफ जीआईटी के तौर पे यूज करते हैं। तो ये एंटी स्पाज्मोटिक एंटी स्पाज्मोटिक के जैसा काम करता है, मतलब ये डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ जीआईटी। ठीक है, इसके बाद इसका जो है आखिरी एक्शन, जो कि आखिरी कॉमन एक्शन है, वो है सिक्रीशंस पे इसका क्या काम है। सिक्रीशंस पर जितने भी सिक्रीशन है हमारी बॉडी में सबको कम कर देगा। डिक्रीज सलाइवा, स्वेट एंड टीयर। ठीक है, तो ये सारे हो गया एक्शंस ऑफ एट्रोपिन। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर यूजेस ऑफ एट्रोपिन। यूजेस ऑफ एट्रोपिन, तो एट्रोपिन के मेनली 4 यूजेस हैं। पहला यूज है कि जो स्पैज्मोटिक डिसऑर्डर या स्पैज्मोटिक डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी को ट्रीट करने के लिए देते हैं। ठीक है, दूसरा जो है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए देते हैं। पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए देते हैं। एंड जो थर्ड इसका एक्शन, थर्ड जो इसका यूजेस है, इसको हम प्रायर टू सर्जरी देते हैं टू सप्रेस respiratory secretions prior to surgery। इसकी वजह यह है कि सर्जरी के दौरान हम एंडोट्रैकियल ट्यूब जब डालते हैं तो अगर रेस्पिरेटरी सेक्रेशन निकल रहा है तो
ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होके और जो है स्नीज रिफ्लेक्स होके वो ट्यूब को बाहर निकाल सकता है। तो हम एट्रोपिन देते हैं तो वो क्या करता है, रिस्पायरेटरी सिक्रीशन कम करता है, जिसके वजह से जो है ट्रैकियल रेस्पॉन्स जो है कम हो जाता है और एंडोट्रैकियल ट्यूब डालने में इजी हो जाता है। और आखिरी जो इसका यूज है वो है ब्रैडीकार्डिया। ठीक हो गया, तो ये था इसका यूजेस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी टॉक्सिसिटीज के। ओके, टॉक्सिसिटीज ऑफ एट्रोपिन की बात हम करते हैं अभी। ठीक है, इसको याद, देयर आर 6 मेजर टॉक्सिसिटीज और याद रखना बहुत इजी है। आप ऐसे याद रखें, एज रेड एज बीट, बंदा बीट के जैसा जो है रेड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्यूटेनियस वेसल डायलेशन ऑफ किस रीजन के, आर्म्स, हेड, नेक एंड ट्रंक। ठीक है, जो सेकंड टॉक्सिसिटी है उसका नाम है, उसको हम कह सकते हैं एज हॉट एज पिस्टल। पिस्टल का मतलब हो गया कि वो पिस्टल के जितना गर्म हो जाएगा, मतलब हाइपरथर्मिया हो जाएगा, क्योंकि स्वेट तो अब निकल नहीं रहा, तो थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है बंद हो गया है, इसकी वजह से ये हॉट हो जाएगा बंदा। तीसरी जो टॉक्सिसिटी है उसको हम कहते हैं एज मैड एज हेटेड। इसका मतलब हो गया कि उस बंदे को कन्वर्जन, सीडिशन एंड डेलूरियम जैसे सिम्टम्स दिखाई देगा उस बंदे में। चौथा जो है उसको हम कहते हैं एज ड्राई एज बोन, जिसका मतलब हो गया कि बॉडी के जितने भी सिक्रीशंस हैं वो कम हो गया, डिक्रीज सलाइवा, स्वेट एंड टीयर। ठीक है, इसके बाद जो पांचवा जो है टॉक्सिसिटी है, पांचवा टॉक्सिसिटी है यूरिनरी रिटेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, और आखिरी जो इसका टॉक्सिसिटी है वो है एक्यूट क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। ये ग्लाउकोमा पर मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल याद रखें कि टॉक्सिसिटी इसका जो है एट्रोपिन का वो है एक्यूट क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसके कुछ। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एट्रोपिन। तो मेनली 3 कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि ये हम इन्फेंट को नहीं दे सकते। इन्फेंट को क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इन्फेंट जो है हाइपरथर्मिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाइपरथर्मिया ये कराता है, इसके वजह से हम इन्फेंट में नहीं दे सकते। ठीक है, दूसरा जो है ये हम क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा के पेशेंट में नहीं दे सकते। क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा के पेशेंट में नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये इंक्रीज करता है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को। ठीक है, एंड द थर्ड वन जो इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है एट्रोपिन का, वो है कि हम प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया
के पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए ना, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के पेशेंट में ऑलरेडी यूरिन रिटेंशन होता है, मतलब यूरिन पास नहीं हो पा रहा होता है, और इसका एक टॉक्सिसिटी है कि ये यूरिनरी रिटेंशन कराता है। तो ऑलरेडी उसमें यूरिनरी रिटेंशन है, अगर हम एट्रोपिन देते हैं तो और ज्यादा यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, जिसके वजह से ब्लैडर फटने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो इसलिए हम प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के पेशेंट में एट्रोपिन नहीं देंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं निकोटिनिक एंटागोनिस्ट के बारे में। इसमें निकोटिनिक एन रिसेप्टर जिसको हम गैंग्लियन ब्लॉकर्स कहते हैं, एंड एम रिसेप्टर जिसको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कहते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स का एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सो अभी इसकी बात नहीं करते। अब हम गैंग्लियन ब्लॉकर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन है वैरेनिक्लिन एंड मेकाइलामिन, इन दोनों का यूज है स्मोकिंग सीजेशन में। सो आपके कोई दोस्त हो जो स्मोकिंग के एडिक्टेड हो, तो उनको आप वैरेनिक्लिन या मेकाइलामिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इफ आप डॉक्टर बन गए हैं तो। इसके बाद अब इसकी हम टॉक्सिसिटीज की बात करते हैं। टॉक्सिसिटीज की बात करते हैं। इसका 5 टॉक्सिसिटीज है और बहुत ही इजी है याद रखना, बिल्कुल ऊपर से नीचे चले। सबसे पहले है ब्लड वीएन, देन सेकेंड नंबर में ड्राई माउथ, थर्ड टॉक्सिसिटी जो है वो है कॉन्स्टिपेशन, फोर्थ टॉक्सिसिटी इज सेवियर सेक्सुअल डिसफंक्शन, एंड द लास्ट टॉक्सिसिटी इज कि इसमें क्या होते हैं मार्क्ड वेनस पुलिंग, वेनस पुलिंग की वजह से पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो जाता है, हाइपोटेंशन में बंदा चला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एसिटाइल कोलिन स्टेरेज रीजनरेटर्स कैसे काम करते हैं। तो मैंने एक चीज पहले बताया था कि एसिटाइल कोलिन स्टेरेज जो रीजनरेटर है वो होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट्स, एंड एक और था जिसका नाम था एड्रोफोनियम जो कि एक अल्कोहल था। तो हम ऑर्गेनोफॉस्फेट पे मेनली ये काम करता है ऑक्साइन ग्रुप वाला, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट में जो है एक फॉस्फोरिक एसिड एक ग्रुप है एंड अनदर इज अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, अभी ये जाके एक्चुअली बाइंड करता था किस पे, एसिटाइल कोलिन स्टेरेज पे, स्टेरेज पे जाके ये बाइंड करता था। अगर हम इस बंदे को दे दे ऑक्साइन ग्रुप या प्रेलिडोक्साइन दे दे, तो प्रेलिडोक्साइन का शेप भी कुछ इसी तरह से होता है। ठीक है, प्रेलिडोक्साइन। ठीक है, तो प्रेलिडोक्साइन क्या करेगा, प्रेलिडोक्साइन के पास एफिनिटी फास्फोरस के लिए बहुत ज्यादा होता है, तो फास्फोरस को क्या करेगा, इधर खींचेगा। ठीक है, खींचेगा, खींचने की वजह से क्या होगा कि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट अब इधर बाइंड हो जाएगा और एसिटाइल कोलिन जो स्टेरेज जो है फ्री हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एसिटाइल कोलिन स्टेरेज रीजनरेटर। ठीक है, तो ये जाके आगे फिर एसिटाइल कोलिन के अमाउंट को कम करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गया जो है और एसिटाइल कोलिन स्टेरेज के रीजनरेटर्स के बाद। तो ये क्या था, ऑक्साइन के पास फास्फोरस के लिए हाई एफिनिटी है, फास्फोरस ओके। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एंटी मस्कारिनिक एंटागोनिस्ट के क्लिनिकल यूजेस के बारे में। ठीक है, तो वो ड्रग के नाम आप देखें, याद करते हैं, ट्राईहेक्सीफेनिडाइल एंड बेंस्ट्रोपिन। ये दो जो ड्रग हैं वो स्पेशली यूज करते हैं दो कंडीशन में। एक है एंटी पार्किंसोनिज्म के तौर पे या पार्किंसोनिज्म को ट्रीट करने के लिए,
और दूसरा जो इसका यूज है वो है एंटीसाइकोटिक इंड्यूस्ड, जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम होते हैं उसको मैनेज करने के लिए। तो मैनेजमेंट ऑफ एंटीसाइकोटिक इंड्यूस्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम्स। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे ग्रुप के ड्रग के बात करते हैं, वो है ऑक्सीब्यूटाइनिन, डोलटेरोडिन एंड ट्रोस्पियम। ये जो 3 ड्रग हैं ये एक्चुअली ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर को ट्रीट करने के लिए देते हैं, को ट्रीटमेंट के तौर पे हम ये देते हैं। इसके बाद आ गया साइक्लोपेंटोलेट, इसके दूसरा हो गया एट्रोपिन एंड ट्रोपिकामाइड। ये 3 ड्रग जो है हम यूज करते हैं मेनली माइड्रियासिस के लिए, माइड्रियासिस पिपिल को डायलेट करने के लिए, और मोस्टली इसको ना फैंसी के तौर पे भी यूज करते हैं, ताकि आपको पता है बिग आईज इज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, तो माइड्रियासिस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद जो है साइक्लोप्लेजिया के लिए यूज करते हैं, जब कोई वो आई की सर्जरी हो रही हो तो साइक्लोप्लेजिया जरूरी होती है उसके लिए, और जो है ये 3 ड्रग यूज करते हैं। इसके बाद जो चौथा कैटेगरी है वो है स्कोपोलामिन। स्कोपोलामिन को हम यूज करते हैं मेनली मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए, टू ट्रीट मोशन सिकनेस एंड टू ट्रीट पोस्ट ऑपरेटिव जो नोजिया हो रही होती है उसको ट्रीट करने के लिए। इसके बाद जो 5th कैटेगरी है, 5th कैटेगरी जो है वो 5th कैटेगरी में आ जाता है एक्लिडिनियम, एक्लिडिनियम, टायट्रोपियम, इपराट्रोपियम एंड ग्लाइकोपाइरोलेट। ये 5 ड्रग यूज करते हैं सीओपीडी को ट्रीट करने के लिए, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। ये एक्चुअली 5 ड्रग्स क्या कराता है, ब्रोंकोडायलेशन कराता है। ठीक हो गया, तो ये था ऑल अबाउट कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। शुक्रिया।